अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा मैं हूँ वकास वलाना। एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब ने कल कहा कि क्या ज़रूरत थी उन तमाम जजेस को जिन्होंने इस साजिश का हिस्सा बने और चलती चलाती हुकूमत को ख़त्म किया। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 3 कमेटियाँ बना दी हैं ताकि वो सियासी लोगों से रब्ता करें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का शराजा बिखर चुका है। 8 लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पीछे थोड़े से लोग रह गए हैं उनके, जो 2018 के अंदर जमात बनी थी और फिर उसने हुकूमत बदली थी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर की जो सारी चीज़ें हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी का मामला पिछले तकरीबन 3 दिन 4 दिन चला, लेकिन मामला दुबई के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे सुलझ जाएगा। और जिस तरह जो ट्रैक आसिफ अली जरदारी लेकर चल रहे थे उससे थोड़ा डेविएट हुए थे बिलावल भुट्टो जरदारी। उन्होंने थोड़ा जारहाना अंदाज अपनाया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को आसिफ अली जरदारी ने एक इंटरव्यू के जरिए बता दिया कि वो भी सियासी तौर पर उस तरह से बालिग नहीं है। मैं हूँ जिसने सारी चीज़ें देनी हैं, मैंने ही टिकट जारी करना है और मुझे ही पता है। यानी मुफाहमत का दरवाज़ा भी उन्होंने खोल कर रखा है। इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सदीकुल फारूक साहब, अली इजाज़ भुट्टर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रोज़ पता नहीं अदालत में लेकर आते हैं या नहीं, यह हुकूमत ने अभी फैसला करना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो काफ़ी शोर मचा रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें उस तरह से जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं। लेकिन पिछले 2 दिनों में आपने देखा शेर अफजल मरवत ने जिस तरह के पीके के अंदर तमाम लोगों को मिलाकर और रैलियां भी निकाली, जलसा भी किया, तो कैसे वो कह सकते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप किस तरह देखते हैं जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले कहा कि वो जजेस को क्या ज़रूरत थी, जो जारहाना मूड अपनाया था 2018 के बाद, वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, अब उसी तरफ उन्हें आना पड़ेगा, अदरवाइज मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। जनाब बहुत शुक्रिया जी। देखिए, असल में वजह यह है कि हर बंदा अपना अपना सच समझ के जो बोल रहा है, असल में जो उसके मुफाद में है वो कह देता है और जो हकीकत है उसे सरफे नजर करता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो फरमा रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, चलता मुल्क रुक गया, फलां हुआ, तो वो साजिश में जजों को कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं। लेकिन उससे 5 साल पहले मियाँ साहब ने भी 2012 में जजों के साथ, इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर एक साजिश की थी, एक चलती हुकूमत को ख़त्म किया था, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को पहली दफ़ा घर भेजा था। उससे पहले मियाँ साहब 4 साल से साजिशों में मसरूफ थे। जब उन्हीं जजेस के लिए एक मुंतखब हुकूमत जो 10 साल की आमरीत के बाद, एक जद्दोजहद के बाद आई थी, मियाँ साहब उसके खिलाफ 3-4 महीने में लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद तक पहुंचे थे और फिर आर्मी चीफ के कहने पे रुके थे। फिर वो कोट पहन के मेमो गेट के मामले पे चले गए थे कि सदर पाकिस्तान को खत्म करें जी, और स्विट्जरलैंड के मैजिस्ट्रेट के हवाले करें। फिर वो हर वक्त अदालतों में रहते थे, रोज उन्होंने कटहरे में बुलाया होता था हुकूमत को, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर ये खेल रहे थे। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने मुंतखब हुकूमत को खत्म किया। ये तो अब तारीख है ना। अब मियाँ साहब सच वो बोलना चाहते हैं। देखिए ना, उन्हें फैज हमीद अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो वक्त कब आएगा जब मियाँ नवाज शरीफ को हमीद गुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो वक्त कब आएगा जब मियाँ नवाज शरीफ को वो एस्टेब्लिशमेंट जिसने IGI बनाई थी वो भी अच्छी नहीं लगेगी। वो वक्त कब आएगा जब मियाँ नवाज शरीफ को, हाँ जी, 1988 की और 1990 की इलेक्शंस के दौरान की वाली धांधली भी मियाँ साहब सुनाएंगे। तो मियाँ साहब वो बात है। और 2013 में जैसे सिस्टम बैठा और जिस तरह RO इलेक्शंस करवाए गए, वो भी एक तारीख है। तो मैं समझता हूँ एक दफा ये अपनी अपनी सारे ये जो रागनी गा रहे हैं, एक दफा पाकिस्तान के अंदर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बन जाना चाहिए। COD में जो वादा किया गया था वो बन जाना चाहिए, उसमें सारे अपना सच बोले। और जो भी मौलाना साहब कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे सवार होके और इदारों के पीछे बैठ के और उनका कठपुतली और बगल बच्चा बन के हुकूमत में आया है, उसे हमेशा के लिए नाअहल कर दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए। ठीक है, सियासत से जिन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगाए हैं उनसे उनकी सारी जो तो आपके हिसाब से फिर तो नवाज शरीफ नाअहल होने के काबिल हैं, बनते हैं। इन्होंने भी साजिशें की हुई हैं जो आप कह रहे हैं। नाअहल तो वो कानूनी तौर पे अभी भी हैं, मैं सियासी तौर पे नहीं कह रहा, कानूनी तौर पे वो अभी भी नाअहल हैं। लेकिन अगर मियाँ साहब को लगता है कि ये साजिशें गलत हैं, अगर मियाँ साहब को लगता है कि ये जो IK प्रोजेक्ट था उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तो मियाँ साहब ये भी तो बताए ना, जो MNS प्रोजेक्ट 1988 में शुरू हुआ था छांगा मांगा ऑपरेशन के जरिए, और जो अब दोबारा 2023 में नए प्रिंटों के साथ
जिसका इजरा होने जा रहा है, एमएनएस ऑपरेशन, मतलब 40 साल के बाद जहां से मियां साहब ने आगाज किया था, वहीं से पहुंची इख्तिताम वहीं की पे तरफ है। खाक जहां का खमीर था, वाह वाह वाह, वहीं पे खाक जहां का क्या खमीर था। क्या बात। सदीकुल फारूक साहब, आप तो इस तारीख के गवाह भी हैं, ऐनी शाहिद भी हैं। तो ये जो सच 2018 के 2017 से लेकर 2023 तक का सच बोलते हैं खान नवाज शरीफ साहब, वो 1988 से शुरू करें ना, जो उन्होंने भी साजिशें की 2012 के अंदर काला कोट पहनकर पीपल्स पार्टी की हुकूमतों को गिराते रहे, साजिशों का हिस्सा बनते रहे, जजेस को इस्तेमाल करते रहे। शहबाज शरीफ साहब फोन कॉल्स के ऊपर जजेस को डिक्टेशन देते रहे, जरदारी साहब की जुबान तक काटते रहे। अपने ऊपर लगे जजेस के दाग तो धोलने के लिए आप चाहते हैं कि उनका एहतसाब हो, लेकिन खुद जो लगाए हैं पीपल्स पार्टी पे उनका भी तज़किरा करें, ये कह रहे हैं बैरिस्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिस्टर साहब आजकल बड़ी स्पाइसी खुराक खा रहे हैं अच्छा, और पूछ इनके लेते हैं उनसे। हमारी दोस्त पार्टी के अभी जो अभी और लोग मैंने हैं गुड़ की रियोड़ी खाई है, स्पाइसी है। वो भी वो भी मिर्च मसाला बहुत खा रहे हैं। तो फिर क्यों ना हम अयूब खान से शुरू करें, अयूब अगर खान, ऐसी बात है। लो जी। करें करें करें। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अयूब खान जब से शुरू बैरिस्टर करें। साहब COD का जिक्र करते हैं और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का जिक्र करते हैं, तो जनूबी अफ्रीका और नेल्सन मंडेला भी इनके सामने ही हो। इसलिए जब ये बात करते हैं तो कानून भी जानते हैं, माकूल बात कर सकते हैं। जो बातें ये कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छी बातें बैरिस्टर साहब कर सकते हैं। लेकिन अच्छी नहीं मैं कर इनका रहे, एहतराम भी करता हूं। लेकिन आजकल जरा ये थोड़े जो मस्ती करते हैं पर स्पाइसी फूड खा रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर को ऐसी चेक करवाते हैं इन्हें। अब सूरत ये है कि जब ये COD हुई, अच्छा, फिर उनके एक बड़ा किरदार बेनज़ीर साहिबा शहीद हो गई, जी। वरना मामलात सियासी तौर पर बहुत आगे गए। इस वक्त जो हम इकट्ठे बैठे, ये 16 महीने की इकट्ठी हुकूमत की ठीक है। मिल के चलते रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उससे मामलात को आगे जाना चाहिए, क्योंकि लेकिन इसमें मसला यह है ना कि आपने उनके लिए गुंजाइश ही नहीं रखी, खुद लाडले बन गए हैं। वो वजीर दाखिला निगरान कह रहे हैं कि इमरान खान अदालतों के लाडले अभी तक हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं। असल अवाम तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ है ना, अवामी पार्टी तो इस वक्त पीपल्स पार्टी है। वो तो तस्करा करेगी कि आप ज्यादती कर रहे हैं, फ्री एंड फेयर नहीं इलेक्शन करवा रहे, आप मैनेज करके आए हैं। ये हमने कोई पीपल्स पार्टी का रास्ता कहीं बंद नहीं किया। तो पीपल्स पार्टी के लीडरों के खिलाफ ये इन दिनों कोई 15-20 किलो हेरोइन के केसेस नहीं बने। कोई किसी सूबे में जाने से इन्हें किसी ने रोका नहीं है। मेरा ख्याल है जो बात जरदारी साहब खुद फरमा रहे हैं जी, वो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा तो बेहतर। इस वक्त जो जरदारी साहब बात कर रहे हैं, जिस तरफ तो आप मामलात ये को समझते लेके हैं जो चल, बिलावल साहब बात कर रहे हैं वो बचगाना बातें कर रहे हैं, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। तो वो तो जरदारी साहब ने कह दिया है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, अब ये बताएं बैरिस्टर साहब के जरदारी साहब ठीक कह रहे हैं या बिलावल साहब। बिलावल भुट्टो साहब ठीक कह रहे हैं? ठीक, मैं पूछ लेता हूँ, पूछूं? जी, अली भाई आपकी तरफ आते हैं, लेकिन पहले बैरिस्टर साहब इसका जवाब दे दें, फिर मैं अली भाई से पूछता हूँ कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मिल रही। बैरिस्टर साहब, जरदारी या बिलावल सही कह रहे हैं, कौन कह रहा है सही? देखें, जरदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में कह दिया, आज मेरे भी वालिद होते या जिसके भी वालिद हयात हैं, वो अपने बच्चे को हमेशा ना तजर्बाकार ही समझते हैं। वो आपके वालिद हों, सिद्दीक फारूक साहब के हों, किसी के भी हों। लेकिन बहरहाल जरदारी साहब ने अगले ही फिक्रे में कहा कि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, मेरे से ज्यादा वेल स्पोकन है, मेरे से ज्यादा सलाहियतें रखता है। लेकिन तजर्बा तो अपने वालिद से ज्यादा आपको कभी भी नहीं आ सकता ना, ये तो एक हकीकत है। बाप का ही तजर्बा ज्यादा होता है, इसलिए तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मौकफ जो बिलावल साहब का है उस पर तो जरदारी साहब मुस्कुराए, और उस पर उन्होंने कहा भी कि हमारे फरतुल्लाह बाबर साहब ने रिजाइन कर दिया है और हमने उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दे दी है। तो मेरे ख्याल से जो बिलावल साहब एक बात उठा रहे हैं
बात हम देखें, मैं फिर जल्दी से अगर बात कर दूं, कर दें अगर बात ये है कि अगर आप रोने रोएंगे अपने आके और बात 2017 से शुरू करेगी, तो ये ज्यादती है। तो हम तो 1960 वाला दहाई की नहीं शुरू करना चाहते हैं तो कर लें। अयूब खान पे जो हमारा अगर कोई दाग लगा भी था वो हमने अपने लहू से धोए हैं। ओए होए, जुल्फिकार अली भुट्टो तख्तादार तक गए हैं और उसके बाद पीपल्स पार्टी के ऊपर तो कोई दाग नहीं है। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने बतौर जमात किसी डिक्टेटर का साथ नहीं दिया, ठीक है। लेकिन ये तो उसी की डिक्टेटर की गोद में बने। तो मैं फिर कहता हूं कि मेरे पीपल्स ख्याल पार्टी से का डसा हुआ तो अगर सच मैं बोलना है, आपके सामने बैठा हूँ। पीपल्स पार्टी का डसा हुआ तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। आपको क्या कह दिया था? 76 और 77 का मैं स्टूडेंट लीडर था भाई। हम्म। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट तो कादिर जब असगर जब मालिकी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था तो यार बस 76 में। कर दो, उस पुरानी गल्ला वक्त भूल जाया सदीकुल करो। फारूक साहब, दो जमातें थी, अली भाई की तरफ एक से। तरफ जमातिये थे, एक तरफ पीपल्स पार्टी थी। उस वक्त सदीकुल फारूक साहब जमातिये होंगे, तो हम्म। ये जो जमात इस्लामी वाले थे सारे, इनका जरा हमारे साथ इख्तिलाफ था। हम्म। तो वो वक्त गुजर गया, अब उससे निकल आए आप। मैं डसा तो हुआ, हम मुझे ना अरेस्ट तो किया, मैं फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ता था। इख्तिलाफ था सदीकुल फारूक साहब मेरे से सुन लेना, आप तो फिर चले गए 60-70 की दहाई में। 19 मैं तो फरवरी जा रहा था 1997 में मैं फर्स्ट ईयर में था, मैं तो नहीं मुझे जा रहा अरेस्ट था किया बैरिस्टर गया साहब। मियां नवाज शरीफ की और हुकूमत। आप अच्छी बातें करते करते एकदम पटड़ी से उतर जाते हैं, और जब आप पटड़ी से उतरते हैं देखिए तो ना, फिर ऐसे उतरते हैं कि वाह वाह क्या बात है। अच्छा, चलो मैं अली भाई की तरफ मेरी जाता बात हूँ। सुने सदीकुल इजी हो जाए फारूक जरा। साहब, आप जिस तरफ चलो जाना फिर चाहते बाकी गल्ला हैं करेंगे मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। इंशाल्लाह। लेकिन एक बात है, मैं जरा अली भाई की तरफ जाता हूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ एक चीज लेकर। खैर की मेरे से बात सब है, जरा। बात हो जाए किस वक्त। जी, जी बेहतर जी 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 बेहतर। जी। अली भाई, तुसी दसो ना जरा, आप लोग तो बड़ा रोना रो रहे थे कि हमारे लीडर को, हमारी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड जलसा करने की इजाजत नहीं है। केपीके के अंदर परवेज खटक साहब को सरकारी प्रोटोकॉल में उनके जलसे करवाए जाते हैं। तो कल 2 दिन तो सही तरीके से आपने कंपेन की है, गली मोहल्लों में मैं शेर अफजल मरवत को गाड़ी चलाते हुए देख रहा था, फिर खान साहब को भी वो लेकर जा रहे हैं अदालत के अंदर, आप वहां पर भी इज्तिमा करने जा रहे हैं। तो आप क्यों रोना रोते हैं जनाब? देखें, जमहूरी मुल्क में रहते हुए, आइनी मुल्क में रहते हुए हमें 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से रजू करना पड़ा कि आइन की मंशा ये है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है और इलेक्शन का ऐलान किया जाए। इलेक्शन का हमारी दरख्वास्त पे ऐलान हुआ। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि इलेक्शन का माहौल है और दूसरी तरफ सारे रियासती वसाइल आपने देखा कि एक ही पार्टी को इलेक्शन से रोकने पे, एक ही पार्टी को इलेक्शन से जो है वो उनका निशान लेने पे लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो अदालतें हुक्म देती हैं, चाहे वो कन्वेंशन के हवाले से होते हैं, या चाहे वो जलसे के हवाले से होते हैं, या चाहे जो किसी की रिहाई के हवाले से होते हैं, वो नहीं माने जाते। फिर इसका मतलब ये हुआ कि अदालतों के हुक्म भी मजाक हैं, ये पुलिस भी मजाक है। अगर आप 2-3 दिन की बात करें, जो तमाशा कल भी लगा, पुलिस ने सीधियां गोलियां चलाई, जो आपके सामने आज भी तमाशा लगा, पुलिस आगे आगे थी। जिधर कन्वेंशन पीटीआई का रखा जाता है, 144 जो है वो दफा नाफज कर दी जाती है। तो हमारे पास अभी भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अच्छा। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हमें फील्ड देने, चाह के हम भी अपनी सियासी सरगर्मी जो है वो जारी रख सकें। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मुकम्मल प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर का पहले से ही प्रोटोकॉल दे दिया गया है। लेकिन इमरान खान साहब को आज 112 दिन जेल में हो गए हैं, झूठे और बेबुनियाद केसेस में उनको 112 दिन हुए हैं, और उनकी मकबूलियत जो है वो जेल में बैठे हुए दिन ब दिन ज्यादा हो रही है। आप भी मानते हैं, सारे सर्वे भी मानते हैं। अच्छा तो जी। दूसरी तरफ जिनको प्राइम मिनिस्टर का वादा करके बुलाया गया, उनको पब्लिक में कोई किसी तरह का रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। सरकारी दूध, सरकारी लीक और सरकारी दूध तो पिलाया जा रहा है, लेकिन उसका किसी फायदा जो है वो नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो खबरें आ रही हैं कि वो चाहते ही हैं कि शायद इलेक्शन में इल्तवा हो जाए। देखें, हमने भी सुनते आए हैं, आप भी सुनते आए हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एम्पायर को साथ मिला के खेलते हैं, लेकिन इस दफा तो अजीब उनका रूप देख रहे हैं। और 40-50 साल उनकी सियासत का जो नया खुलासा है वो अभी हम देख रहे हैं कि एम्पायर भी इनकी मर्जी का हो, ग्राउंड भी इनकी मर्जी की हो, ग्राउंड में भी अकेले हों, उसमें बैटिंग भी खुद करें, फील्डिंग भी खुद करें, एम्पायरिंग भी खुद करें, सारे फैसले भी खुद करें। और अभी इनकी ख्वाहिशात जो है वो खत्म नहीं हो रही। पहले इनकी ख्वाहिशात है कि इमरान खान को जेल में डालें, वो भी पूरी हुई। अभी इनकी अगली ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को जो है वो चेयरमैनशिप से हटाया जाए। अगली इनकी ख्वाहिश है कि बल्ले का निशान जो है वो इनसे लिया जाए। देखें, इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक हम हर सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर किसी की गलत फहमी है कि पीटीआई का उम्मीदवार
जो है वो मैदान में नहीं होगा तो पीटीआई का उम्मीदवार मैदान में होगा और हम हर सीट पे कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा आईनी जमहूरी हक है और ये आईनी जमहूरी हक हम छीनेंगे जिस तरह के पीटीआई के लोग छीन रहे हैं। आप जबर के निजाम में भी वो छीन रहे हैं, इसी तरह पंजाब के लोग भी छीनेंगे, इसी तरह सिंध के लोग भी छीनेंगे, इसी तरह बलूचिस्तान के लोग भी छीनेंगे। तो ये हम अपना आईनी हक छीनेंगे, बल्ले का निशान भी होगा और पीटीआई इलेक्शन भी इंशाल्लाह जीतेगी। सदीकुल फारूक साहब देखें, सदीकुल फारूक साहब, एक बंदा गवाही देना एक बंदे के खिलाफ तो बंदा कहता है चलो नहीं बंदा मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। यहां पर तो सारी पार्टीज आपके खिलाफ गवाही दे रही हैं कि एम्पायर को साथ मिलाया हुआ है, ग्राउंड अपना है, अवाम को बाहर निकाल के खुद ब खुद छक्के लगा रहे हैं, ना किसी को बॉलिंग करवाने देते हैं, बैटिंग भी बारी के बारी ऊपर लिए जा रहे हैं, सारा कुछ आपने खुद तैयार किया हुआ है। दो गवाहियां हैं। पहली बात यह है कि ये जो अली भाई हैं जी, अली इजाज भुट्टर, इमरान खान के वकील। जी ठीक है, इमरान खान के वकील हैं। जी जी, वेलकम। हाँ जी, ये 2018 के इलेक्शन में नजर आते? नहीं तब नहीं थे। अच्छा, इन्हें धरने में अंपायर की उंगली कहने वाला बंदा नहीं नजर आता? पता नहीं, पूछ लेते हैं। अच्छा, पूछ लेना। इन्हें वो बंदा नहीं नजर आता जो ये कहता था बतौर वजीर आजम कि पीटीआई, फौज और अदलिया एक पेज पर है? नहीं नजर आता? नजर आता होगा। वो नहीं सुनते? वो क्लिप सुने ना पहले। सुन ले जी, सुने हुए। इन्हें डस्के के इलेक्शन नहीं नजर आते? जी, पूछ लेते हैं। इसलिए मैं ये अर्ज करता हूँ कि इतनी ना बढ़ा पाकि ये दामा की हिकायत, वाह, जरा देख, जरा बंदे कबा दे। फिर अपने लीडर की वो बात याद नहीं आती कि फौज का काम था मेरे खिलाफत में एतमाद को नाकाम करे? जी। फिर इन्हें वो बात याद नहीं आती कि हम तो बजट भी एजेंसियों को फोन करके कहते हैं जी बंदों से वोट दिलवाएं। जी यार ओ मेरे भाई, कुछ ख्याल। मैं जवाब दूं जी? बात करने से लेकिन सदीकुल फारूक साहब, मसला यह है कि उन्होंने जो किया, माशाल्लाह आप भी तो वही कर रहे हैं ना। आपको तो 40 साल का तजुर्बा है, आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी वही कर रहे हैं। आपने अपने इत्तेहादी को नाराज किया हुआ है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर आपने अपने लिए स्टेज तैयार करवाना था तो पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलते, नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाते। आप तो अपने फायदे में है और आपने रखना है कि पीपल्स पार्टी चले, अगर सीटें 172 ना हुई तो उनको मिला के हुकूमत बनाए। ये आपके ख्वाब हैं जो कि चकनाचूर होंगे। मुझे ये बताइए, नेशनल गवर्नमेंट कब बनती है? इंतखाबात से पहले या इंतखाबात के बाद? बाद। अगर इंतखाबात के बाद बनती है तो पीपल्स पार्टी ने अपने प्लेटफॉर्म से, अपने झंडे के तले, अपने निशान से इलेक्शन लड़ना, वो इलेक्शन लड़े। बाकी पार्टियों ने इसी तरह अपने अपने निशान, अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना। जब किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो फिर जो आपस में बैठ सकेंगी, मिल के कौमी हुकूमत या मखलूत हुकूमत जो भी कह बना सकेंगी, बना लेंगी। यार वो वक्त तो आए। ये क्या है कि आप ना दीदम मौजा कशीदम, दरिया आया नहीं है और जनाब मैं फिर बैरिस्टर साहब से एक छोटी सी ब्रेक के बाद पूछता हूँ, अली भाई भी आपकी बातों का जवाब देंगे कि कौमी हुकूमत ही बनने जा रही है और अगर कौमी हुकूमत बनेगी तो उसमें ऑपोजिशन कोई नहीं होगी, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी बहुत ऑपोजिशन में बैठेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। बैरिस्टर साहब, नेशनल गवर्नमेंट ही फाइनल हल है और आप लोग उसमें होंगे सारे मिलकर, ऑपोजिशन कोई नहीं होगी और वाहिद जमात तहरीक इंसाफ हो सकती है ऑपोजिशन में। जनाब देखिए, हम तो कौमी हुकूमत आज नहीं है, हमने कौमी हुकूमत ही बनाई थी जो 16 महीने के लिए बनी थी। और मैं पहले भी सदीकुल फारूक साहब जो कह रहे थे, मैं सिर्फ एक बात करूंगा, मेरा इनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन हम सियासी वर्कर हैं, हम तो इन्हें पटरी पे चढ़ाना चाहते हैं जो कि इनकी जमात पटड़ी से उतर चुकी है। इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि अब हम कंधों पे बैठ के नहीं आएंगे, इन्होंने वो काम फिर से शुरू कर दिया है। और देखिए, पीएमएलएन की पुरानी आदत है कि ये एहसान फरामोशी बहुत करते हैं। हमने जब इन पे बुरा वक्त आया था मुशर्रफ दौर में, हमने इन्हें एआरडी में शामिल किया, ये रातों रात उससे 10 साल का मुआहदा करके मफरूर हो गए। हम खामोश रहे, फिर हम इनका हाथ पकड़ के इन्हें पाकिस्तान वापस लेके आए। बीबी ने वो जो एनआरओ या डील की थी, जो जिसे आजकल ये बड़ा डील कहते हैं, वो जो मुशर्रफ के साथ बात की थी, वो मुशर्रफ को एक्सपोज किया था और बीबी मुल्क के अंदर वापस आई थी, इसके बावजूद कि उन्हें पता था
कि मेरी जान को खतरा है, उसी की वजह से मियां साहब भी वापस आए। फिर हमने जद्दोजहद की, फिर हुकूमत में इन्हें शामिल किया। हुकूमत में आते ही इन्होंने फिर एहसान फरामोशी शुरू कर दी। फिर मैंने पहले किस तरह सुना दिया जिन्होंने किस तरह हमें खत्म किया। अब फिर हमने 16 महीने इनके साथ चले। इनकी लड़ाई थी मिफ्ता इस्माइल की और इसहाक डार की, हम इनके साथ बिल्कुल नहीं लड़े। 16 महीने पूरे किए, इसके बावजूद कि ये हमें 3 महीने बाद छोड़ गए थे। अब फिर हुकूमत से निकलते इन्होंने एहसान फरामोशी शुरू कर दी है। आज इनका रुख क्या है? आज ये दोबारा IGI बनाना चाहते हैं, दोबारा पीर पगाड़ा, मौलाना फजलुर रहमान, MQM। जब हुकूमत बनानी थी तो MQM हम लेके आ रहे थे, अब ये सिर्फ हमें करने के लिए तो ये सारी हरकतें कर रहे हैं। और दूसरा, मियां साहब सियासी जलसे करें ना, सदीकुल फारूक साहब वो कोयटा जाते हैं तो 70-80 बंदों के अंदर बैठ के 30-40 लोटे लेके, जिन्हें वो लोटा, क्योंकि लोटे की इस्तेलाह नवाज शरीफ ने तारीफ करवाई है, वो लोटे लेके वापस आ जाते हैं और सियासी एक्टिविटी करते कोई नहीं है। जब से आए हैं वो एक सजा सजाया जलसा था, उसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटी तो वो कर ही कोई नहीं रही है। उधर से लोटे पकड़ो, उधर से लोटे पकड़ो, उधर से लोटे पकड़ो। क्या ये तरीका है सियासत करने की? ये होती है अगर मियां साहब ने 40 सियासत करनी थी तो इसका क्या फायदा है? ये हम सवाल उठा रहे हैं। 40 साल की अपनी करी के ऊपर पानी फेर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं कि आपने फिर जाके अगर 2018 में प्रोजेक्ट IK गलत था तो 2023-24 में प्रोजेक्ट MNS कैसे ठीक? प्रोजेक्ट MNS ये भी गलत। प्रोजेक्ट खान के बाद प्रोजेक्ट MNS। चले अब बैठे ना, बैठने का वक्त है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अब जरा बारी अली साहब की है, फिर सदीकुल फारूक। अली साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे तब? जी, मैं ये कह रहा था कि हमें ताना दिया जाता है 2018 का, तो ये सदीकुल फारूक साहब बड़े भाई हैं, वो ये बताएं कि क्या 2018 में इनके उम्मीदवार मैदान में थे? क्या वो जलसे नहीं कर रहे थे? और बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मौजूद थे, वो भी जलसे कर रहे थे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने जलसे भी कर रही थी, उनके उम्मीदवार भी मौजूद थे। लेकिन हालात आज ये हैं कि PTI का झंडा जो उठाता है उसको उठा लिया जाता है, जो जलसे में जाता है उसको जेल भेज दिया जाता है और उनको मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। कल भी FIR दर्ज हुई, आज भी FIR दर्ज हुई, जो भी कन्वेंशन में गए। और देखें नवाज शरीफ साहब पे इसका तो मसला एक ही है ना कि बंदे को अपनी औकात से आगे नहीं निकलना चाहिए। अली भाई, अपनी औकात से बढ़ना नहीं चाहिए। उस वक्त खान साहब अगर अपनी औकात में रहते, उनको पता लगता कि मैं यहाँ इस मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, मैं कोई मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या मैं कोई किंग नहीं हूँ, जिस तरह के वो फैसले कर रहे थे या जिस तरह इंतकाम की भूत उनके ऊपर सवार था, तो आज ये ना होता जो आज आप रोना रोते हैं, हर रोज रोना रोते हैं, हर प्रोग्राम में हर सेकंड में रोना रो रहे हैं। तो ये ना होता आपके साथ। आपके साथ तो इबरत हुई है ना, इबरत का अंजाम है। निजाम पे उनको यकीन था, इस रूल ऑफ लॉ पे यकीन था, उनको यकीन था कि अवाम के फैसले जो है वो पाकिस्तान में होने चाहिए। कोई गैर मुल्की ताकत जो है वो हमारे फैसले नहीं कर सकती, कोई गैर मुल्की ताकत जो है वो साइफर के जरिए एक रजीम चेंज नहीं कर सकती। उनको यकीन था कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपना वोट देखें, उन पे जो हालात आपने बनाए गए, कोई पाकिस्तान के फौजदारी क्रिमिनल लॉ में कोई ऐसा केस नहीं था जो उन पे नहीं बनाया गया। क्या निकला? आपने बगावत के केसेस बनाए, आपने गद्दारी के केसेस बनाए, आपने दहशतगर्दी, फॉरेन फंडिंग, अभी तो निकलना है, अभी तो वेट करें, इंतजार करें, निकला क्या है, अभी तो ट्रायल चल रहा है। तो क्या नवाज शरीफ साहब पे ये केसेस बनाए गए? नहीं बनाए गए। आज जो हालात हैं वो सारे आपके सामने। इस लेवल प्लेन के चक्कर में हमने उस मुल्क की वो तबाही की जो तारीख में कभी नहीं हुई। तो चादर चार दीवारी का जो तकद्दस हमारी रवायात थी कि जो लोगों के घरों में छापे मारे गए, लोगों की औरतों को उठाया गया, ये हमारी रवायात थी। क्या हमारी रवायात थी कि लोगों को जबरदस्ती जो है वो उठाया गया, जबरदस्ती उनसे इंटरव्यूज करवाए गए, जबरदस्ती उनके जातियात? देखें, ये अपने सारे पत्ते खेल चुके हैं। इनके सारे पत्ते जो खेलने वाले थे उनके नाकाम हुए। इमरान खान आज भी डटा हुआ है, वो किसी किस्म की डील या कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। क्योंकि अब जातियात के उतर आए हैं, जातियात की सियासत हमने नहीं की, जातियात की सियासत को हमने जो है वो इंकरेज नहीं किया। आपके लिए तो केस स्टडी खान साहब भी हैं और जरदारी साहब, मोहतरमा बेनजीर भी हैं। बैरिस्टर साहब ने कहा कि कंधों पर बैठने वाली आदत आपने नहीं छोड़ी, हमें तो लगा था कि आप शायद छोड़ जाएंगे। एहसान फरामोश आप हैं, भगोड़े मफरूर आप हुए, NRO जो करवाया वो आपके लिए किया, फिर आपने हमारे साथ मुनाफिकत की। लोटों की सारी पार्टी है और नाम है चैंपियन जमहूरियत के। ये है आपके मसीहा, ये है आपका नेल्सन मंडेला। क्या बात, यानी NRO आप करें और उसका एहसान हम पे डालें कि जी आपके लिए हमने किया है। अच्छा यार कोई फायदा नहीं होता आपको? यार कोई हद होती है।
मैं उस वक्त, मुझे नहीं मालूम कि मेरे भाई, छोटे भाई उस वक्त क्या कर रहे थे। मैं तो पूरा सियासत में एक्टिव था अच्छा। और मुझे एक एक चीज़ का पता है। मैं यहाँ स्क्रीन पे सारी बातें कर नहीं सकता। एक एक चीज का पता है, किस तरह आपने पीपल्स पार्टी को दगा दिया, आपने उनकी पीठ में छुरा घोंपा बकौल बैरिस्टर साहब के। कैसे? काला कोट पहनकर आपने एक चलती हुकूमत के वजीर आजम को गिरवाया, उसी सबसे इफ्तिखार पहले चौधरी के साथ मिलकर हमारी हुकूमत के साजिश खिलाफ, की। हमारी हुकूमत के खिलाफ गवर्नर राज पंजाब हुकूमत के खिलाफ किसने लगाया? सवाल पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने लगाया। जी। हमारी हुकूमत कहाँ से बहाल हुई? हुकूमत अदलिया से बहाल हुई। ठीक। हमारा लॉन्ग मार्च आया गुजरांवाला तक। जरदारी साहब ने फिर कहा कि हम बहाल करेंगे, हम आगे नहीं आए। हमने ये नहीं कहा कि जनाब अली, उस वक्त हमारी हुकूमत जो थी पंजाब की वो नहीं थी, वो गवर्नर राज था। हमने ये मुतालबा भी नहीं किया कि जनाब हम आप पर दबाव नहीं डाला, ब्लैकमेल नहीं किया, अच्छा, हुकूमत मुझे बहाल ये करो। बताएं, चले ये बातें तो बड़ी दफा की हैं, ये जो एक तो वो कह रहे हैं लोटों की पार्टी हुई है, बाकी सारे लोग जिनके खिलाफ थे, जिनको कहते थे कि ये तो बाप नहीं बल्कि बाप ने बनाई है, जो मुल्क के बाप हैं उन्होंने ये पार्टी बनाई, ये पाप पार्टी है, उसको साथ मिलाया, फिर कंधों के ऊपर बैठे, फिर प्रोजेक्ट खान के ऊपर तो बड़े आपको रिजर्वेशंस थी, प्रोजेक्ट एमएनएस के ऊपर जिन्होंने प्रोजेक्ट अगर लॉन्च करना था एमएनएस को, तो एमएनएस को चाहिए था कि उनके खिलाफ डट जाता कि नहीं भाई, मैं अवाम के जरिए आऊंगा, जमहूरियत के जरिए आऊंगा, मैं नहीं किसी के हाथ आके किसी की उंगलियों पे खेलने लगा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी को गिला आपसे। बात यह है, बिलावल भुट्टो को नहीं, पहले तो हाँ मैं इनको जवाब, जी ठीक है, इनका मैं पूरा पीपल्स पार्टी के दोस्त का जवाब दे दूं। पहली बात तो यह है कि क्या इस वक्त असम्बलियाँ इंटैक्ट हैं? क्या हम असम्बलियों के मेंबर तोड़ें पीपल्स पार्टी की तरह, जिस तरह उन्होंने बलूचिस्तान में तोड़े थे 2018 हमारी में। हुकूमत जी गिराने के लिए? जी। इस वक्त तो लोग मेंबर ही नहीं है। इस वक्त लोटा कहने का क्या जवाब है भाई? अगर हम सिटिंग अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली को तोड़ें, फिर आप कहें ये लोटे। ठीक इस वक्त तो लोग अपना इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर देखेंगे। ठीक। नहीं जी बैरिस्टर साहब, आपने भी अच्छा नहीं किया। पंजाब की हुकूमत, गवर्नर राज, बलूचिस्तान की हुकूमत, फिर सेनेट के अंदर जिनकी मेजोरिटी जी करने दें, करें आप करें। जरा जल्दी कर लेते हैं। दूसरी बात यह है, मुझे जरा हमारे पीटीआई के दोस्त, पीटीआई की बारी है जी, बताएं। उन्होंने कहा जी 2018 के इलेक्शनों में हमने इलेक्शन लड़े, हमारे लोगों को उठाया गया, कैंडिडेट्स को, और जिस वक्त हम दूसरे कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दे सकते थे, उस वक्त उनसे टिकट लेके दूसरे लोगों को खड़ा कर दिया गया और हमारे लिए वो रास्ता भी चुना। फिर क्या किया? फिर वो रिपोर्टिंग सिस्टम बंद कर दिया। 5 दिन के बाद नताइज जो है सामने आए। ये सारा, इसके बावजूद पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, मरकज में हमने उसके बावजूद बहुत सीटें ली, इनके बहुत कुछ करने के बावजूद, और इमरान खान की फिर भी मेजॉरिटी नहीं बनी, फिर भी इधर उधर से ला के उन्होंने किया। तो इमरान खान साहब, आप तो सारा तकिया ही उन पे कर रहे थे। ले अब जरा बैरिस्टर साहब बोलें सवाल। ठीक है, दोनों को जवाब दे दिया, लेकिन बैरिस्टर साहब बड़ी बातें आपने की, दो बातें तो आप भी छुपा गए। गवर्नर राज आपने लगाया, 2018 के अंदर चलती हुकूमत को आपने गिराया, बाप पाप आपके सर पर है, फिर सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट आपने बनाया, वो आपके साथ भी नहीं रहा, तो ज्यादतियां तो आपने भी की हैं यार, कंधों पे आप भी खेलते रहे, अभी भी खेलेंगे अगर आपको मौका नहीं मिला। मसला ये है, मौका नहीं मिला। देखिए 2018 की हुकूमत हमने गिराई होती तो अपनी बनाई होती तो हमें इल्जाम दे देना कि हमने गिरा के अपनी, हमारी तो नहीं बनी। अब इल्जाम लगाते रहे जितने लगाने उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सेनेट में हमारी अक्सरियत थी, हमें तो पीएमएलएन कह रही थी, लेकिन उस वक्त पीएमएलएन के साथ हम इत्तेहाद, जो इन्होंने 4 साल हमारे साथ सलूक रवा रखा था, हम इनके साथ इत्तेहाद नहीं चाहते थे। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, आगे बढ़ते हैं माजी से, सिर्फ इससे आप अंदाजा लगा लें। मैंने ये नहीं कहा कि एनआरओ हमने एहसान किया करके, हमने जो एनआरओ किया था वो हमने मियां नवाज शरीफ को और जनरल मुशर्रफ को एक्सपोज किया था। मियां नवाज शरीफ ने भी हमारे खिलाफ जो केसेस बनाए थे मानना था कि वो गलत बनाए हैं, और जनरल मुशर्रफ ने भी वो एग्रीमेंट साइन करके माना। अच्छा, एनआरओ करने के बावजूद हमारे केस तो
इनके लाडले इफ्तिखार चौधरी ने बहाल कर दिए और हम अदालतों के सामने आ गए। लेकिन मियाँ साहब के सारे केसेस 11 साल के बाद रिव्यू पिटीशन में सारे साफ हो गए। मियाँ साहब को सजाए मौत थी, उम्र कैद थी, वो सारी माफ हो गई और ये भी तारीख में पहली दफा हुआ है। तो जिस तरह PMLN और मियाँ साहब लाडले रहे हैं और आज तक लाडले हैं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं जी, सजाए मौत नहीं हुई थी जी, वही बात में मैं पहले सजाए मौत हुई थी, उसी को उम्र कैद में तब्दील किया था जो मेरे अपील में चिकट होना ना बादशाह को ख्याल कर लो है हाथ जोड़ना कुछ रिवायात चलो झूठ ना इसी की भी नहीं सी हुई उम्र कैद इसी की भी नहीं सी हुई और वो कितने माफी दी थी शरफ दे के सजाए मौत दियो लेकिन चौधरी ने और गाते सुनो ना तुसी हुन अपनी करी जांदे हो। इफ्तिखार चौधरी ने माफी दी सी कि नहीं दी सी? इफ्तिखार चौधरी ना रल के तुसी साडी आपने हमारी हुकूमत गिराई थी या नहीं गिराई थी? नवाज शरीफ पूरा सच बोले ना। आप मोहतरमा के दरवाजे पे जाके कहा था कि ये मेरा चीफ जस्टिस है। सुन ले, मैंने आपकी पूरी बातें सुनी है तामुल के साथ। जब आपकी हुकूमत जज 2017 में गिराए तो वो तो ज्यादती है, और जब 2012 में आप गिरवाए वो ठीक है, पूरा सच बोलने में। ये आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, तमाश कर रहा हूँ आज जो एक बंदा 78 साल की उम्र में भी अभी झूठ ही बोलेगा। 78 साल की उम्र अभी कांधों पे चढ़ के आएगा, 78 साल की उम्र में भी अभी लोटे खरीदेगा, 78 साल की उम्र में भी फिर IGI बनाएगा, 78 साल की उम्र में फिर के साथ आएगा। खुदा का खौफ करें, इतना कह रहा हूँ। आप गुस्सा कर जाते हैं। चलो गुस्सा ना करें, सारे गुस्सा ना करें। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि माहौल गर्म हो गया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अली एजाज भुट्टर साहब से भी पूछते हैं। एक बार फिर से खुशामदीद अली एजाज भुट्टर साहब। इमरान खान अगर मंगल वाले दिन अदालत में आते हैं तो क्या तैयारियां हैं? कन्वेंशन की तरह इस्तकबाल होगा और फिर मुकदमात भी होंगे? देखें, मैं पहले तो सदीकुल फरूक साहब की बात का जवाब दे लूँ। देखें, इनके पास कोई बयानिया नहीं है। इनके पास एक ही बयानिया जो हम सुन रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो मियां नवाज शरीफ बनेंगे। अगर कोई प्लान है तो वो सिर्फ और सिर्फ तबाही का प्लान है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर इनकी बात की जाए तो अनूज दिल्ली दूरस्त वाली बात है कि वो तो ख्वाब इनका पूरा नहीं होना, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो नहल है, और नहली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है, और नहली ताहियात है सुप्रीम कोर्ट ने की है, किसी मतहत अदालत ने की होती तो किसी कानून या आपकी तरफ से वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब भी चकनाचूर है। ठीक है, और फैसला जो है वो आइन की शक के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो बाइंडिंग ऑन एवरीवन होता है, और ये आइन में तरमीम करके जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं। और आइन में तरमीम के लिए असम्बली का होना ज़रूरी है, और असम्बली के बाद जो है वो 2/3 अक्सरियत होना ज़रूरी है, और सेनेट पे भी 2/3 अक्सरियत होना ज़रूरी है। तो ये अनूज दिल्ली दूरस्त वाली बात है। दूसरा, आपने जो सवाल किया इमरान खान साहब के हवाले से, तो बिल्कुल हमारे मौक़िफ़ जो है बड़ा क्लियर पहले दिन से ही रहा है कि जो खुफिया ट्रायल इमरान खान साहब का जेल में चलाया जा रहा है वो बंद कमरे की समातें, बंद कमरे के फैसले, बंद कमरे की फर्द जुर्म और बंद कमरे की शहादतें नहीं होनी चाहिए। इनका ओपन ट्रायल किया जाए जिसमें आप लोग मीडिया वाले भी आए, इंटरनेशनल मीडिया भी आए, और फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला में भी कोई आम शहरी भी ये समझे कि मैं साबिक वज़ीर आज़म का सफर ट्रायल देखना चाहता हूँ, तो वो भी शामिल हो सके। तो अदालत ये होती है। अदालत जो हम अडयाला जेल में जाते हैं, मैं जुमेरात वाले भी दिन गया था, जिस तरह वकीलों की तजलील की जाती है, वकीलों की तलाशी ली जाती है, वकीलों के पेन तक चेक किए जाते हैं, तो उसको आप अदालत नहीं कह सकते। वो आप खुफिया जो है वो अदालत, जेल में बंद कमरे की अदालत कह सकते हैं, वो अदालत नहीं है। ठीक है, हमारी पहले दिन से यही रहा है कि इमरान खान साहब जब वजीराबाद में हमला हुआ, किस तरह 18 मार्च में कोर्ट पे हमला हुआ, तो हमारा यही एक और सवाल पूछने वाले वो ठीक आप कह रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि वो जेल में ही रखेंगे, अदालत में नहीं लेकर आएंगे मंगल वाले दिन? बिल्कुल, उनको
आइन की पासदारी करते हुए उनको और फेयर ट्रायल के लिए अच्छा बैरिस्टर साहब, मौका देना चाहिए, ताकि वो अपनी अदालत में जो अदालत हुक्म दे चुके हैं उनको पेश किया जाए। तो इनको देखें, ये रियासत का काम होता है कि इंतजामात करे, सिक्योरिटी दे, ये रियासत का काम है। अदालत ने हुक्म दिया, अदालत की तमील भी रियासत का काम है। तो हम समझते हैं कि उनको पेश किया जाए ताकि हमें फेयर ट्रायल का मौका मिले। जिस तरह उनके ट्रायल को चलाया जा रहा था वो तो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है। ट्रायल नहीं चलाया। अच्छा, ये इसहाक डार साहब को कायदे ईवान सेनेट का बना दिया है। बैरिस्टर साहब, आप लोगों को क्या मसला है या तकलीफ है, क्या हो गया? मुल्क को संवारा उन्होंने, डिफॉल्ट होने से बचाया है, तारीफें करते थे आप उनकी, आज क्या मसला है? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये बात साबित हो गई है कि ये जो निगरान हुकूमतें हैं ये नून लीग की एक्सटेंशन है, क्योंकि कायदे ईवान वही होता है जिसे वज़ीर आज़म नॉमिनेट करे। तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि वो नून लीग के हैं। पहले भी वज़ीर दाखिला का बयान आ चुके है कि अगर मैं किसी पार्टी में शामिल होता तो नून लीग होती, यानी वो नून लीग के साथ उनकी हमदर्दी है और वो गहरे दोस्त मुखा हुआ चुप करके अंदर बैठ के, और ये वज़ीर आज़म निकला और थोड़े दिनों के बाद अपोजिशन लीडर भी नून लीग में चला गया। तो वो हमें चीजें समझ आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि इन्हीं चीजों से नुकसान हो रहा है मुल्क का। अगर इलेक्शन का एतबार ना रहा तो मुल्क के अंदर, मुल्क के लिए बड़ी खराबी की बात होगी, जो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। एक बात मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए कहूंगा कि तहरीक इंसाफ को इन्होंने फैन क्लब से आगे बढ़ने नहीं दिया। अगर तो ये पॉलिटिकल पार्टी बनाते एक शख्स से, देखे हमारी जमात पे बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जेल से शेख रशीद को पहले बनाया और फिर उन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो को क़यादत दी। मोहतरमा ने अमीन फ़हीम को क़यादत दी ताकि पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़े। लेकिन पीटीआई के दोस्त बस एक ही शख्स के फैन बन के तो पॉलिटिकल प्रोसेस से बिल्कुल आउट है, खुद कर रहे हैं अपने आप को आउट। आज देखिए ना कितनी मुफलिसी है कि हमारे दोस्त भाई लॉयर है, वकील है, सिर्फ इनके साथ लिखा होता है वकील इमरान खान। अच्छा, वकील शाह महमूद कुरैशी पीटीआई की नुमाइंदगी क्यों नहीं करता? वकील परवेज इलाही पीटीआई की नुमाइंदगी क्यों नहीं करता? वकील दूसरा कोई जो इनका है लीडर, उसका वकील पे आके क्यों नहीं पीटीआई? इसका मतलब पीटीआई लेकिन पहले सदीक ओनली इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अ फैन क्लब बस। ले सदीकुल फारूक साहब, कोई फ्रंट तो छोड़ दें यार। अब आपने सेनेट की कायदे ईवान भी वो भी हड़प लिया है, एक्सटेंशन है आपकी इस वक्त की मौजूदा निगरान हुकूमत। बकौल बैरिस्टर साहब के खुदा दा खौफ करो कि जमहूरियत रहने दो, कि इक़्तिदार रहने दो, वैल्यूज रहने दो। पहले तो मैं जवाब दे दूं जरा पीटीआई के दोस्त का। ये है कि साइफर के मामले में तो इमरान खान जिन्होंने पहले इल्ज़ाम लगाया था अमेरिका पर, वो तो पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान में साजिश हुई, अमेरिका ने नहीं की साजिश। आप ये इमरान खान के किस बयान का साथ देंगे जो उन्होंने पहले लगा के उसकी तरदीद कर दी है? पीटीआई वालों के लिए भी, बेचारों के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर इमरान खान के सारे क्लिप्स आप उठा के लगा दें, एक क्लिप का दूसरे क्लिप जो है वो तरदीद कर रही होती है। अब जरा इस तरफ आए ना, जरा जो प्रोटोकॉल और एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, वो इसहाक डार जो मुल्क को डुबो के चले गए, उनको फिर दोबारा से निगरान उनको कायदे ईवान बना दिया है निगरान हुकूमत की तरफ से। उसी पे आ रहा हूँ। बात यह है सी पैक इमरान खान ने बंद किया। अच्छा, इधर नहीं आना। तो इन्वेस्टर्स के पीछे, सनतकारों के पीछे, ताजरों के पीछे इमरान खान ने लगाया कि वो पैसे यहाँ से निकाल के ले गए। चीज़ें जो हमारी सरप्लस थी उनको एक्सपोर्ट किया, वो चीनी हो, वो गंदम हो, फिर इंपोर्ट किया। जी मैं पूछ जाऊं जो वहाँ बर्बादी की। अच्छा जी। स्टेट बैंक आईएमएफ के हवाले कर दिया। अच्छा जी। सारी जो इन्वेस्टमेंट के दस्तावेजात थी आईएमएफ को दे दी। तो आपने जिस बंदे ने मुल्क की नैया डुबोई उसको आज कायदे ईवान लगा दिया, जो 4 साल सेनेट का हलफ लेने के लिए नहीं आया, आज वो सेनेट का कायदे ईवान होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि नैया तो डुबो के इमरान खान गया, उसने तो बचाया डिफॉल्ट से। टाइम खत्म हो गया, जवाब लेना सी ब्रिस्टल। देखिए मैं जवाब दे लूं। जी 30 सेकंड सर। देखें, ये माइनस इमरान की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन
ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं तरीके है। इंसाफ बहुत में शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपका भी है, बहुत शुक्रिया, अली भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, सदीकुल फारूक साहब आपका भी। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।